एल्बो पेन को असेस करने में बहुत बार कॉमन मिस्टेक्स किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी पेशेंट एल्बो की तरफ पॉइंट आउट करके एक्सप्लेन करते हैं कि मुझे यहाँ पे पेन है, कुछ टाइम से पेन है, तो 99% केसेस में उसे टेनिस एल्बो डायग्नोसिस दे दिया जाता है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। बट यही सबसे बड़ा मिस्टेक है। एल्बो असेस करने से पहले हमें शोल्डर को असेस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एल्बो का जो रूट पेन है या जो एल्बो का मेन कॉज है वो शोल्डर जॉइंट हो सकता है या स्कैपुला का abnormal मूवमेंट। मतलब कि शोल्डर जॉइंट में कोई भी abnormality हो तो उससे एक रेडिएटिंग पेन या कंपनसेटरी पेन पेशेंट एल्बो के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं। बट जबकि उसको क्लिनिकली असेस नहीं किया जाता, मोस्ट ऑफ द केसेस में एक एक्सरे करा लिया जाता है एल्बो का और ज़्यादा से ज़्यादा एक एमआरआई करा ली जाती है। और अगर वो एक कंपनसेटरी पेन है या रेडिएटिंग पेन है तो दोनों ही केसेस में एक्सरे एमआरआई सब कुछ नॉर्मल आएगा जो हमने एल्बो के लिए लिया गया है। तो इस केस को रूल आउट करने के लिए हमें शोल्डर का असेसमेंट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और दूसरा बड़ा मिस्टेक पेशेंट के साथ ये किया जाता है कि कोई डायग्नोसिस निकल के नहीं आता है या कोई रूट कॉज जब तक समझ नहीं आता है तो उसको एक टर्म दे दिया जाता है, इडियोपैथिक। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जब हमें कोई रूट कॉज पता ही नहीं है या हमें उसका मेन रीज़न नहीं पता है तो हम उसको एक इडियोपैथिक टर्म दे देते हैं कि मीन्स रीज़न इसका अननोन है। और इस टाइप की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए फिर पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट, स्टीरॉयड के इंजेक्शंस या बाकी रेस्ट या सपोर्टिंग कोई भी बैंड दे दिया, ये सब करने की वजह से पेशेंट का पेन तो बिल्कुल नहीं जाएगा, बट हाँ पेशेंट का टाइम ज़रूर वेस्ट होएगा। और जो केस कुछ ही टाइम में ठीक हो सकता था उसके लिए पेशेंट एक बहुत लंबे टाइम तक सफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं। और बहुत बार एक एडवांस केस में वो पेन एल्बो से नीचे फिंगर की तरफ रेडिएट करने लगता है और ऊपर शोल्डर जॉइंट में भी एक्सपीरियंस होने लगता है। इस केस को रूल आउट करने के लिए हमें पेशेंट का शोल्डर जॉइंट असेस करना चाहिए और उसमें कुछ इस टाइप की एक एबनॉर्मेलिटी वाली पिक्चर नज़र आएगी। इसमें साफ नज़र आ रहा है कि पेशेंट का लेफ़्ट शोल्डर ड्रूप है और राइट अपनी जगह पे नॉर्मल है। और अगर पेशेंट का लेफ़्ट शोल्डर ड्रूप है, जो हमें असेसमेंट के टाइम में पता चलेगा, तो उसके साथ कंपनसेटरी ह्यूमरस अंदर की तरफ रोटेट होने लगेगा और जिसकी वजह से एल्बो के ऊपर एक मैकेनिकल पेन डेवलप होने लगेगा। और इस एबनॉर्मेलिटी को करेक्ट करने के लिए पेशेंट अपना एल्बो ओवर यूज़ कर लेते हैं और जिसकी वजह से एल्बो पेन स्टार्ट हो जाता है। और क्योंकि इसका जो मेन रूट कॉज शोल्डर था और हमने एल्बो समझ के उसको पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट, स्टेरॉइड उन सब से ट्रीट करने की कोशिश करी तो वो कोई रिजल्ट ही नहीं देगा। तो इस केस में हमें सिंपल सा शोल्डर को उसके नॉर्मल जगह पे अलाइन करना है। उसके लिए कुछ एक एक्टिविटीज़ हैं, कुछ एक एक्सरसाइजेज हैं, या उससे पहले हमने उस फैक्टर को फाइंड आउट करना चाहिए जिसकी वजह से शोल्डर एबनॉर्मल मूवमेंट की तरफ मूव करने लगा था। और एक बार हमने इसको फिक्स किया तो ऑटोमेटिकली एल्बो पेन डिसअपियर होने लगेगा। तो इस केस में ना हमें एक्सरे चाहिए था, ना एमआरआई, ना कोई पेन किलर, ना मसल रिलैक्सेंट, कोई रेस्ट, कुछ भी नहीं। जो पेन कुछ 2-3 दिनों में जा सकता था उसके लिए बहुत बार पेशेंट 5-5, 6-6, 8-8 महीने पेन एक्सपीरियंस करते हैं। और ये मैंने बहुत ही बार क्लिनिक में ऑब्जर्व किया है। तो इन सब से बचने के लिए एक सिंपल सा मेथड है बायोमैकेनिक्स, जिससे हम पेशेंट को ट्रीट भी कर सकते हैं, असेस भी कर सकते हैं। और एक बार बायोमैकेनिक्स अगर हमने यूज़ किया तो फिर हमें कोई पेन किलर, कोई डायग्नोस्टिक टूल जैसे एक्सरे, एमआरआई या बहुत लंबा रेस्ट या एक्सपेंसिव टेस्ट कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बायोमैकेनिक्स से ही असेसमेंट किया जा सकता है और बायोमैकेनिक्स के साथ फास्ट और परमानेंट ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है, जिससे पेशेंट ऑन द स्पॉट पेन फ्री एक्सपीरियंस करने लगते हैं। और इसी के बिहाफ पे आगे चल के कुछ एक्सरसाइज डिज़ाइन कर दी जाती है रिहैब के फॉर्म में, जो पेशेंट को कुछ टाइम करना होता है और उसके बाद पेशेंट फिर लाइफ लॉन्ग उस पेन से फ्री है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ बायोमैकेनिक्स। थैंक यू वेरी मच।